हेलो फ्रेंड्स, मैं अंजलि और आप सबका आश्रम मिस्ट्री चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज का जो हमारा लेक्चर है वो पॉलिटी के कुछ क्वेश्चंस के ऊपर है। तो आप लोग क्या करिएगा, सारे जो हमारे लेक्चर होंगे उसे बार बार रिवाइज करिएगा, जिससे कि आपका माइंड जो है वो सेट हो जाए क्वेश्चंस के लिए। और इस क्वेश्चंस को बहुत ही अच्छे से आप सुनिएगा और बहुत ही अच्छे से नोट करिएगा। तो हम अपने पहले क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। ये हमारे जो क्वेश्चन होंगे वो प्रस्तावना यानी प्रीएम्बल से लिए गए हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ क्या है? पहले हम समझेंगे गणतंत्र का मतलब क्या होता है। देखिए, जो गणतंत्र का मतलब होता है जहाँ पर वंशानुगत शासक नहीं होता है। अब वंशानुगत शासक क्या होता है, इसके बारे में हम कुछ चर्चाएं करेंगे। देखिए, वंशानुगत शासक होता है कि जैसे कि कोई राष्ट्रपति है, ठीक है, जो हमारे यहाँ प्रेसिडेंट हैं, रामनाथ कोविंद जी हैं। मान लीजिए इनका पुत्र भी आगे चल के वो भी प्रेसिडेंट हो जाता है, फिर उनका जो पुत्र होगा वो भी प्रेसिडेंट हो जाता है। तो ये क्या हुआ, एक के बाद एक, यानी वंश के अनुसार क्या है, प्रेसिडेंट बनते जा रहे हैं, ठीक है, जैसे कि ब्रिटेन में होता है। लेकिन हमारे यहाँ क्या है, वंशानुगत शासक नहीं है। इसीलिए हम लोग कहते हैं भारत एक गणतंत्र राज्य है। गणतंत्र का मतलब होता है जहाँ वंशानुगत शासक नहीं होता है। इसीलिए इसका करेक्ट आंसर क्या है, सी है। सेकेंड है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है? तो हम जानते हैं कि जो भारत का संविधान है उसमें समाजवादी भी है, प्रभुत्व संपन्न भी है, पंथ निरपेक्ष भी है, लेकिन लोक कल्याण नहीं है। इसीलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन हमारा है, भारत को एक गणराज्य मुख्य रूप से माना जाता है क्योंकि ए है राज्य अध्यक्ष का चुनाव होता है, बी है इसे 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता मिली थी, सी है उसका अपना लिखित संविधान है, डी है उसकी सरकार संसदीय प्रणाली के अनुसार है। देखिए, इसमें सारे आंसर क्या है, करेक्ट है, लेकिन हमें बस बताना है कि गणराज्य का मतलब क्या होता है। देखिए, गणराज्य का मतलब जैसे क्या होता है, हमारे यहाँ जो राष्ट्रपति होता है उसका चुनाव होता है, ठीक है, जिसमें कौन कौन पार्टिसिपेट करता है, लोकसभा के सदस्य, राज्यसभा के सदस्य, निर्वाचित सदस्य और विधानसभा के सदस्य, ठीक है। लेकिन क्या है, तो इसीलिए क्या है, हमारा जो भारत है वो गणराज्य है, इसीलिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ए होगा, क्योंकि यहाँ राज्य अध्यक्ष का क्या होता है, चुनाव होता है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित हम भारत के लोग से क्या अर्थ निकलता है? देखिए, जब हमारा प्रस्तावना स्टार्ट होता है तो वो स्टार्ट ही होता है हम भारत के लोगों से। इससे ये पता चलता है कि हमारे जो भारत की प्रभुत्व सत्ता है वो किस में निहित है, जनता में निहित है, ठीक है। लेकिन इसमें हमें बताना है कि हम भारत के लोग का अर्थ क्या है। तो ए है भारतीय गणराज्य की प्रभुत्व सत्ता जनता में निहित है, बी है संविधान का निर्माण भारत की जनता के द्वारा हुआ है, सी है संविधान निर्माता भारत की जनता का प्रतिनिधित्व करती हैं, डी है भारत का संविधान भारत की जनता की सहमति पर बना है। देखिए, इसमें सभी आंसर क्या है, करेक्ट है, लेकिन हमें एकदम करेक्ट आंसर चूज करना है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, संविधान का निर्माण भारत की जनता के द्वारा हुआ है। देखिए, जो होता है हमारे यहाँ भारत के लोगों को बहुत ही ज़्यादा प्रियोरिटी दी जाती है, क्योंकि जो प्रेसिडेंट होता है वो भी भारत के लोगों के द्वारा ही चुना जाता है और भारत के लोगों के लिए क्या करता है, वो शासन करता है। इसीलिए हमारी प्रस्तावना स्टार्टिंग में ही बोली गई हम भारत के लोग से, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। फिफ्थ क्वेश्चन है, समाजवाद का अर्थ है, ए है सामाजिक नियंत्रण, बी है राष्ट्रीयकरण, सी है सामाजिक न्याय, डी है सामाजिक स्वतंत्रता। देखिए, जो समाजवाद होता है, समाजवाद का जो अर्थ होता है, मेनली अर्थ होता है समाजवाद में होता है कि सभी लोगों को, या वो निचले वर्ग का हो या उच्च वर्ग का हो, सभी के लिए क्या इक्वल न्याय की व्यवस्था कराना। ये नहीं कि जो निचले वर्ग है उनके लिए किसी भी प्रकार की न्याय की व्यवस्था नहीं है, उच्च वर्ग के ही न्याय की व्यवस्था है। मान लीजिए जो मुकदमा होता है जो चलता है, तो उसमें क्या होता है, गरीब मुकदमे में हम लोग जानते कितना पैसा लगता है, ठीक है। तो क्या होता है, ऐसे तो कोई अमीर जो गरीब होगा वो तो कभी लड़ ही नहीं पाएगा। इसीलिए क्या हुआ, गरीबों के लिए नालसा एक्ट लाया गया, जिससे क्या हो, जो गरीब हैं वो भी मुकदमा के लिए उनकी मदद किया जा सके, ठीक है। इसीलिए क्या है, हमारे देश में ऐसी बहुत सारी व्यवस्थाएं हैं जिससे निम्न वर्ग के लोगों के लिए हित में बात कही गई है, ठीक है, उनके लिए एक अलग सी न्याय की व्यवस्था की गई है। तो इसीलिए समाजवाद करते सामाजिक न्याय, यानी यहाँ पे सभी लोगों को, उच्च हो या निम्न हो, इक्वल न्याय की व्यवस्था की गई है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, सामाजिक न्याय। 6 है, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किसके संविधान में ली गई है? ए है यूएसए, सेकंड है कनाडा,
सी है जर्मनी, डी है ऑस्ट्रेलिया। देखिए हमारे यहाँ जो समवर्ती सूची है वो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया, इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या है, डी है। देखिए समवर्ती सूची होता क्या है, देखिए समवर्ती सूची का मतलब होता है ऐसे विषय जो ना राज्य के हैं ना संघ के हैं, तो उन्हें हम लोग क्या करते हैं, समवर्ती सूची में डाल देते हैं। तो आई होप कि आप लोगों को समवर्ती सूची पता चल गया होगा। इसका जो समवर्ती सूची है, जितनी भी सूचियाँ हैं, राज्य सूची, संघ सूची, समवर्ती सूची, ये सब क्या है, जो अनुसूची नंबर 7 है, अनुसूची नंबर 7 में सारी प्रकार की अनुसूचियों के बारे में, 3 प्रकार की अनुसूचियों के बारे में बताया गया है। तो आप लोग प्लीज़ अनुसूची को भी अच्छे से पढ़ लीजिएगा, अनुसूची नंबर 7 से। 7वां क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है। जो हमारी भारतीय संविधान की आत्मा है उसी प्रस्तावना को कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि जो प्रस्तावना होता है, जिस प्रकार हम लोगों की बुक में होता है, क्या होता है, कंटेंट, एक प्रस्तावना होता है ना फ्रंट पेज पर, उससे क्या होता है, सारे बुक के कंटेंट लिखे होते हैं कि भाई लेसन नंबर फर्स्ट में क्या है, पेज नंबर इतने पे, लेसन फर्स्ट पेज नंबर इतने पे, लेसन सेकंड पेज नंबर इतने पे, यानी सभी प्रकार के लेसन्स के बारे में बता देते हैं आगे ही कि आपको ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। इसी प्रकार हमारी जो प्रस्तावना है उसमें संविधान के अंदर क्या है, एक ढांचा के रूप में उसे बता दिया गया है। इसीलिए हमें क्या कहते हैं, भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहते हैं, प्रस्तावना को कहते हैं। इसीलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। 8वां क्वेश्चन है, भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना बनी है हम भारत के लोक शब्दों से, जनता के अधिकार शब्दों से, जनता के लोकतंत्र शब्दों से या प्रजातंत्र के शब्दों में। देखिए जो हमारे यहाँ लौकिक सार्वभौमिकता है वो कहाँ से, उससे मतलब कि इसमें पूछा गया है कि क्यों है भारत में लौकिक सार्वभौमिकता क्यों है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, हम भारत के लोग शब्दों से ये बनी हुई है प्रस्तावना। क्या है कि हम भारत की, देखिए जो इसमें इसका मुख्य कारण है कि सभी प्रकार की चहुमुखी विकास कराना, ठीक है, भारत के लोगों का। इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, हम भारत के लोग शब्दों से। 9वां क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना पर किस क्रांति का प्रभाव नहीं पड़ता है। तो इसका करेक्ट आंसर है चीनी क्रांति। आप लोग सोचेंगे क्यों फ्रांसीसी क्रांति, अमेरिका क्रांति, बोल्शेविक क्रांति, इन सब चीज़ों का तो प्रभाव पड़ा है, मतलब पड़ता है, क्यों चीनी क्रांति का प्रभाव नहीं पड़ा। देखिए चीन क्रांति में क्या है, अक्सर हम लोग बहुत निगेटिविटी देखते हैं चीन क्रांति के ऊपर, ठीक है, तानाशाही और बहुत कुछ देखते हैं। लेकिन देखिए फ्रांस की क्रांति, अमेरिका की क्रांति, बोल्शेविक की क्रांति में कुछ ना कुछ अच्छाई है। इसीलिए क्या है, हमारी चीज़ें अक्सर क्या है, हम लोग कहते हैं अमेरिका से लिया गया, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया, लेकिन कभी चीन की बात जल्दी नहीं करते। तो इसीलिए क्या है, भारत की प्रस्तावना पर चीनी क्रांति का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ा है। इसका आंसर क्या है, डी है। 10वां क्वेश्चन है, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा प्रस्तावना में जोड़ा गया धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी, गुटनिरपेक्ष, एकता और अखंडता। मतलब देखिए इसका करेक्ट आंसर क्वेश्चन क्या होगा, ऐसा कौन सा शब्द है जो जोड़ा नहीं गया है, ठीक है, यहाँ पे होगा जोड़ा नहीं गया है। जब हमारी प्रस्तावना बनी थी तो उसका मूल जो ढांचा था उसमें 3 शब्द नहीं थे, और वो 3 शब्द बहुत ही इंपॉर्टेंट थे। वो 3 शब्द कौन कौन से थे, समाजवाद था, उसके बाद धर्मनिरपेक्षता, उसके बाद अखंडता था। ये सारा क्या हुआ, 42th अमेंडमेंट हुआ 1976 में, और ये 3 शब्द को हमारे प्रस्तावना में जोड़ा गया बाद में। तो कभी कभी आपसे क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि भाई क्यों हमारे प्रस्तावना में मूल ढांचे में कौन से 3 शब्द नहीं थे, तो आपको बताना है कौन कौन से नहीं थे। समाजवाद नहीं था, धर्मनिरपेक्ष नहीं था और अखंडता नहीं था। लेकिन इसमें पूछा गया कौन सा शब्द नहीं जोड़ा गया, तो इसमें जो है गुटनिरपेक्ष है, ठीक है, गुटनिरपेक्ष शब्द है वो 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा नहीं जोड़ा गया। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो आई होप आप लोगों को लेक्चर बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा, और अगर समझ में आया है तो आप लोग प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अपना विचार जो भी होगा आप लोग बता दीजिएगा। और बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने लेक्चर को बहुत ही अच्छे से सुना, और आप चैनल को शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और जो बेल आइकन है उसे क्या करते हैं, प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आपको नए अपडेट जितने भी हैं वो मिलते रहेंगे। तो मैं अपने लेक्चर को यहीं पे समाप्त करती हूँ। थैंक यू, धन्यवाद।